हेलो डियर। आज के सेशन में हम लोग साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले सेट 1 और 2 हो चुका है। आज सेट नंबर 3 होगा, जो आपके इम्तिहान के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। मतलब लेंस बनाने के लिए किसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो जल का इस्तेमाल होता है, कांच का इस्तेमाल भी होता है, पीतल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ठीक है। इसी तरह से ऑप्शन में अगर मिट्टी रहेगा तो फिर मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वो है। तो प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है? रेटिना पर बनता है, जिसे दृष्टि पटल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम से क्या बताए थे? साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू। तो मतलब अपवर्तनांक का मान क्या होगा? साइन आई बाई साइन आर। क्वेश्चन नंबर 5, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 cm है, और यहाँ पर ध्यान दीजिए प्लस का 20 cm है। तो ये गोलीय दर्पण कैसा है? तो किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल की। तो ऑप्शन नंबर ए, उत्तल। क्वेश्चन नंबर 6, तालाब का जल कम गहराई दिखाई देने का कारण है। तो इसका क्या कारण है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 7, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है। तो निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो आपको पता है ना, f बराबर क्या होता है? r/2। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो किस पदार्थ का? नाइक्रोम का। क्वेश्चन नंबर 10, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। तो एक यूनिट बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा, और 1 किलोवाट घंटा कितना जूल के बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 11, किलोवाट घंटा एक इकाई है। तो किलोवाट घंटा किसकी इकाई या मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत फ्यूज धारक के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि उसमें के कारण क्या होता है? फ्यूज पिघल जाता है और परिपथ को भंग कर देता है। क्वेश्चन नंबर 13, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में, और ए मीटर को श्रेणी क्रम में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो विभवांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का। क्वेश्चन नंबर 15, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित करता है? तो जल विद्युत संयंत्र स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो निष्क्रिय या अक्रिय गैस भरी होती है, जैसे आर्गन हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, एक घोल नीले लिटमस पत्र लाल कर देता है।
तो घोल का पीएच क्या हो सकता है? तो देखिए लाल कौन करता है? अम्ल करता है, और अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है। तो देखिए यहाँ पर 7 से कम कौन है? ए में है 2। क्वेश्चन नंबर 18, बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? तो बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6। क्वेश्चन नंबर 19, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है। तो एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होगा? एथेनॉल हो जाएगा। उसी तरह से मेथिल एल्कोहल का मेथेनॉल है ना, प्रोपिल एल्कोहल का प्रोपेनॉल, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? तो याद कीजिए, एल्केन एल्किन एल्काइन पढ़ा है ना। तो एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्किन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो यहाँ पर CnH2n बोला है, इसलिए क्या होगा? एल्किन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, लोहे की परमाणु संख्या है। तो लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है। क्वेश्चन नंबर 22, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं। तो कहने का मतलब स्टेनलेस स्टील यानी कि स्टेनलेस इस्पात में लोहा एवं कार्बन के अलावा और क्या रहता है? तो बिल्कुल निकेल एवं क्रोमियम रहता है। क्वेश्चन नंबर 23, पीतल है। तो पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। कमेंट बॉक्स में बताना पीतल किन 2 धातुओं का मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? तो देखिए यहाँ पर कौन अम्ल है? H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो बताया है ना, सूचक 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। तो यहाँ पर हल्दी क्या है? प्राकृतिक सूचक है। बाकी मिथिल ऑरेंज और फिनाइलफथैलीन ये क्या है? संश्लेषित सूचक हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बॉन OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? तो बॉन OH किसका अभिक्रियाशील मूलक है? एल्कोहल का। क्वेश्चन नंबर 27, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। तो कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या? कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। तो कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? एथीन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 28, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। क्या होता है? O3 होता है। तो देख सकते हो कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। तो कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा या मरकरी। इसी तरह से अधातु के रूप में पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? मीथेन है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो आपको पता है ना, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। तो हमें यहाँ पर देखना है धातु कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर सल्फर क्या अधातु है ना, नाइट्रोजन अधातु है। P2O5 में देखिए, P मतलब फास्फोरस क्या है? अधातु है। और यहाँ पर Na2O में Na क्या है? धातु है। देखिए Na किसका संकेत है? सोडियम। सोडियम एक धातु है। तो बिल्कुल यहाँ पर Na2O क्या होगा? क्षारीय ऑक्साइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये धातु के ऑक्साइड हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। तो आपको बताया है ना, बेकिंग पाउडर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टॉर्टरिक अम्ल। तो टॉर्टरिक अम्ल यहाँ पर है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बिल्कुल आपको ये याद भी रखना है, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? टॉर्टरिक अम्ल। तो ये टॉर्टरिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट का मिश्रण होता है, यानी खाने वाला सोडा। क्वेश्चन नंबर 33, न्यूक्लियस शब्द किन के द्वारा दी गई हैं?
तो न्यूक्लियस का अर्थ होता है केंद्रक। तो केंद्रक की खोज किसने किया था, याद कीजिए, 9th में पढ़ा है। क्या होगा बताइए, रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो बिल्कुल पौधे में भोजन स्टार्च के रूप में जमा रहता है। क्वेश्चन नंबर 35, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी, तो द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई थी, रॉबर्ट हुक के द्वारा, जिसने कोशिका का खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 36, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन यानी कि स्टडीज क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37, मानव हृदय घिरा हुआ है, तो मानव हृदय किससे घिरा हुआ रहता है, पेरिकार्डियम से घिरा हुआ रहता है। क्वेश्चन नंबर 38, बीजांड की ओर परागनलिका की वृद्धि का कारण होता है, तो क्या कारण होता है, केमोट्रोपिज्म के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 39, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, मतलब WBC का जीवन काल कितना होता है, 12 से 20 दिन का होता है। वहीं पर RBC का जीवन काल कितना होता है, कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन नंबर 40, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, तो पित्तरस का निर्माण कहाँ पर होता है, यकृत में, तो बिल्कुल यकृत हो जाएगा। वहीं पर पित्तरस जमा कहाँ रहता है, पित्ताशय में। क्वेश्चन नंबर 41, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो बिल्कुल मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 42, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से खून की कमी होती है और खून की कमी को एनीमिया रोग कहा जाता है, जिसे और भी दूसरा नाम रक्त अल्पता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग हैं, तो मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग कौन सा है, अपेंडिक्स। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है, तो देखिए ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य बहुत सारा है, जैसे कि वसा का पाचन करना, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, प्रोटीन का पाचन करना है, इसलिए होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा, ट्रिप्सिन एंजाइम वसा का, कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का, तीनों का पाचन करता है, कहाँ पर, छोटी आंत में। ठीक है, आपको बताया ना छोटी आंत में पूर्णतः पाचन होता है, इससे पहले थोड़ा थोड़ा होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य गुहा में होता है टाइलिन नामक एंजाइम द्वारा, उसी तरह से प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है, अमाशय में होता है, किस एंजाइम द्वारा, पेप्सिन नामक एंजाइम द्वारा, और वसा का पाचन लाइपेज नामक एंजाइम द्वारा होता है ना। और फिर जो आधा अधूरा बचा हुआ रहता है तो उसको कम्प्लीटली पाचन कौन सा एंजाइम करता है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, देखिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है टाइलिन या इमाइलेज नामक एंजाइम द्वारा, है ना। क्वेश्चन नंबर 46, ऑक्सीजन का वाहक कौन है, तो देखिए ऑक्सीजन का वाहक होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, RBC में। क्वेश्चन नंबर 47, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है कौन, इंसुलिन नामक हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 48, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, जिसे क्या कहा जाता है, न्यूरॉन कहा जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 49, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, बिल्कुल 2 नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, अवतल लेंस का आवर्धन होता है, तो बिल्कुल प्लस का V/U, वहीं पर दर्पण की कंडीशन में माइनस का V/U होता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 51, दर्पण का सूत्र है, तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, दर्पण का सूत्र बराबर, तो दर्पण का सूत्र होता है 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F, तो यहाँ पर बराबर होगा, देखिए बराबर कहाँ पर है, 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F।
चलो यहाँ पर मिस्टेक है, बराबर होना चाहिए। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। क्वेश्चन नंबर 52, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी कि प्रकाश का फैलना। तो प्रकाश जब फैलता है तो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। चलिए बताइए, टिंडल प्रभाव किस में प्रदर्शित होता है? विलयन, निलंबन या कोलाइड? कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 55, कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? तो बिल्कुल अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? अभिसारी का मतलब प्रकाश की किरणों को एक जगह किसी बिंदु पर केंद्रित करना। तो कौन सा लेंस प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है? याद कीजिए, ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। तो यहाँ पर क्या होगा? उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 54, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो बिल्कुल क्या बनता है? हमेशा आभासी और सीधा बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वास्तविक तो कभी बनाता ही नहीं है उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 55, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो बिल्कुल प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, डायनेमो यानी कि जनित्र परिवर्तित करता है तो डायनेमो का काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 57, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? याद कीजिए, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस में होता है तो माइनस से शुरू होगा, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो देखिए कहाँ पर है? डी में भी है, सी में भी है। बताइए क्या होगा? सेम बी और सी और डी क्या है? सेम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है तो माइनस से शुरू होगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्वेश्चन नंबर 58, खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? तो बिल्कुल सूखा सेल का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 59, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। मतलब आपके पास कार्य करने की क्षमता है, इसका मतलब आपके पास ऊर्जा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो विस्थापन में क्या होता है? कोई अभिक्रियाशील तत्व किसी यौगिक के कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है और नए यौगिक का निर्माण होता है ना। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में देखो तो Fe + CuSO4 एरो FeSO4 + Cu। तो यहाँ पर Fe क्या कर रहा है? Cu को विस्थापित कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है? एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। बाकी ए में देखिएगा, ये कौन सा अभिक्रिया है? देखिए, अभिकारक 1 है और उत्पाद 2 है, इसका मतलब क्या हो रहा है? अपघटन हो रहा है। अच्छा, बी में देखो तो क्या हो रहा है? अभिकारक 2 है और उत्पाद 1 है, इसका मतलब यहाँ पर संयोजन हो रहा है। डी में देखिएगा यहाँ पर NaOH यौगिक है, HCl भी क्या है? यौगिक है। तो जब 2 यौगिक आपस में अभिक्रिया करके 2 नए यौगिक का निर्माण करता है तो वो फिर क्या होता है? बताइए, उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो सवाल यहाँ पर था विस्थापन अभिक्रिया, तो बिल्कुल सी यहाँ पर Fe + CuSO4 एरो FeSO4 + Cu क्या है? एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 61, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है तो सिल्वर होता है सफ़ेद, और सफ़ेद होता है तो उसका क्लोराइड भी क्या होगा? सफ़ेद होगा, यानी कि श्वेत। क्वेश्चन नंबर 62,
निम्नलिखित में लवण कौन सा है? तो बिल्कुल NaCl क्या है? लवण है। बाकी NaOH, OH जहाँ पर भी आएगा वो क्या होता है बताइए? क्षारक होता है। ठीक है। HCl क्या अम्ल है? KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षारक है। क्वेश्चन नंबर 63, तुतिया यानी कि नुल तुतिया यानी कि क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है? तुतिया यानी कि नीला थोथा का अनुसूत्र होता है। तो याद कीजिए, नीला थोथा का अनुसूत्र या रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4.5H2 है ना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64, गंधक की परमाणु संख्या है। तो गंधक की परमाणु संख्या कितना होता है? 16 होता है। गंधक बोले तो सल्फर यानी कि यस, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी 16। क्वेश्चन नंबर 65, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो बिल्कुल अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अब याद कीजिए धातु और अधातु में अंतर। तो धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है और अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। क्वेश्चन नंबर 66, कार्बन है। तो कार्बन क्या है? अधातु है ना। इसी तरह से नाइट्रोजन क्या है? अधातु है। ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। क्लोरीन भी अधातु है। ठीक। वहीं पर सोडियम धातु है। याद रखिएगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग करने का गुण होता है और अधातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण होता है, यानी कि अष्टक पूरा करने के लिए ग्रहण करता है अधातु, और धातु अष्टक पूरा करने के लिए क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो आपको पता है हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। तो असंतृप्त में कौन कौन आता है? एल्किन और एल्काइन आता है। देखिए, एल्किन का सूत्र क्या होता है? CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो देखो दोनों में से कौन फॉर्मूला अप्लाई होता है? तो CH4 तो होगा नहीं, ये संतृप्त में चला जाएगा। C2H6, 2 दूनी 4 प्लस 2 6, तो ये भी आपका क्या है? संतृप्त में, यानी कि एल्केन में है, मतलब संतृप्त में है। C2H4 बिल्कुल CnH2n को फॉलो कर रहा है ना, यानी कि एल्कीन को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब C2H4 क्या है यहाँ पर? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यहाँ पर कौन है? बेंजीन यानी कि C6H6। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? अक्रिय गैस को ही क्या कहा जाता है? निष्क्रिय गैस कहा जाता है, उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है ना। तो अक्रिय गैस को आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? याद करो, वर्ग 17 या वर्ग 18? तो वर्ग 18 में। ठीक भी बताया है ना, हेमा, नेहा और करीना के अक्सर रंगीन। तो यहाँ पर देखिए हीलियम क्या है? अक्रिय गैस है। इसी तरह से नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडोन, ये सब अक्रिय गैस है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो उपधातु का नाम याद है ना, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एंड पोलेनियम। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, संकेत में दिया है। Fe तो लोहा हो गया है ना, Na तो निकेल हो गया, Cu तो कॉपर हो गया है ना, कॉपर तांबा। तो वो सब तो धातु हैं। तो बचा क्या? Sp। यहाँ पर क्या है? उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 71, पौधों में शोषण होता है। तो पौधों में शोषण पत्तियों में होता है। कमेंट बॉक्स में बताना Sb किसका संकेत है? चलिए क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में सौपोषी कौन है? तो बताइए, सौपोषी यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो यहाँ पर हरे पौधे क्या है? सौपोषी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, कौन सी बीमारी
श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो बिल्कुल निमोनिया क्या है, श्वसन तंत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 74, एंड्रोजन है। तो देखिए एंड्रोजन तो हार्मोन है, तो पाचक रस और एंजाइम तो होगा नहीं। अब मादा हार्मोन है या नर हार्मोन है, तो ध्यान से सुनिएगा, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन ये नर हार्मोन होता है, यानी कि पुरुष हार्मोन। वहीं पर प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, मादा हार्मोन होता है। प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन ये मादा हार्मोन यानी कि स्त्री हार्मोन होता है, ध्यान रखिएगा। तो एंड्रोजन क्या है, पुरुष हार्मोन है यानी कि नर हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 75, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप मतलब ब्लड प्रेशर है ना, रक्तचाप भी इसको कहते हैं। तो किसके द्वारा नियंत्रित होता है, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 76, एकलिंगी पादप का उदाहरण है। तो यहाँ पर एकलिंगी कौन है, पपीता, ठीक है। बाकी ये सरसों, उड़हल, मटर ये सब क्या है, द्विलिंगी है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो यहाँ पर अंडाशय बिल्कुल मादा जनन तंत्र का भाग है। गर्भाशय भी है, शुक्रवाहिका नहीं है। शुक्रवाहिका नर जनन अंग का भाग है ना। शुक्रवाहिका, शुक्राशय, वृषण ये सब क्या है, नर जनन अंग का भाग है। उसी तरह से डिम्ब वाहिनी मतलब अंडवाहिनी की बात हो रहा है, जिसको फैलोपियन नलिका भी कहते हैं। तो ये भी क्या है, मादा जनन का भाग है। तो कौन नहीं है, शुक्रवाहिका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78 क्या लिखा है, द्विखंडन यानी कि द्विविभाजन होता है। तो बताइए किसमें द्विविभाजन होता है। बिल्कुल अमीबा में क्या होता है, द्विविभाजन होता है। बाकी पैरामेशियम इसमें क्या होता है, बहुविभाजन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। तो बता है ना ये पुरुष हार्मोन है, तो फिर किससे स्रावित होगा, वृषण से। क्वेश्चन नंबर 80, मानव मस्तिष्क का औसत भार है। तो मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है, 1.4 kg, यानी कि 1 kg 400 ग्राम। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।